नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपनी जो पहले की जो माँ मैराथन क्लास चल रही थी जिसमें अपने 4 अध्याय पढ़े, उसमें लाइट चले जाने की वजह से बीच में बंद हो गई। अभी इस वीडियो में अपन मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली पुस्तक के 4 अध्याय इसमें पढ़ेंगे। आप उस वीडियो को 1 घंटों 33 मिनट का वीडियो है, उसको पहले देख लेना या फिर यहीं से शुरू करो तो 4 अध्याय इसमें देखना, फिर उसके बाद वाले वो। और पहले से ही पता ही है आपको, अपने रिवीजन के लिए ये पढ़ रहे हैं, लेकिन रिवीजन के जैसा नहीं पढ़ेंगे, अपन पूरा सिलेबस को लेके पढ़ेंगे जिससे आपका 100 में से 100 नंबर आए, उस उद्देश्य से अपन पढ़ रहे हैं। और वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसके बोर्ड में छपने की बहुत अधिक संभावना है। उन क्वेश्चनों को नोट्स फॉर्मेट में लेके आया हूँ, क्वेश्चन भी है नोट्स फॉर्मेट में भी है। तो अपन शुरू करते हैं वीडियो को। अंत में अपन ने यहाँ छोड़ा था कि खनन को प्रभावित करने वाली विधियाँ कौन कौन सी हैं। खनन को खनन होता क्या है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। खनन का अर्थ होता है धरातल से, यानी कि पृथ्वी की भूगर्भ से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ, वो क्या कराते हैं, जो प्रक्रिया है, पदार्थ तो कहलाते हैं खनिज, और उन खनिजों को निकालने की प्रक्रिया है वो खनन कहलाती है। यानी कि धरातल के अंदर से या भूगर्भ से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। और ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। बताओ कौन कौन सी होगी, कमेंट में टाइप करो, तब तक मैं बता देता हूँ आपको। 2 प्रकार की होती है। उससे पहले मैं पढ़ लेता हूँ खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। खनन को प्रभावित करने वाले कारक है भौतिक कारकों के अंदर 1 नंबर शुरुआत में भौतिक कारक। भौतिक कारक वो होते हैं जो प्रकृति में प्रकृति की वजह से या फिर प्राकृतिक रूप से प्रभावित करते हैं, वो वाले कारक। पहला ही है खनिजों के निक्षेपों का जमाव। खनिजों के निक्षेपों का जमाव का अर्थ है कि खनिज यदि अधिक मात्रा में है तो खनन अधिक होगा, यदि खनिज की मात्रा है वो कम होगी तो इसका मतलब खनन है वो कम होगा। फिर दूसरा है जमाव का आकार कितना है, अधिक है तो अधिक खनन होगा और कम है तो कम। फिर उसके बाद में उसकी गुणवत्ता, यदि जो खनिज की गुणवत्ता है, उच्च गुणवत्ता का खनिज, जैसे अपन देखते हैं कोयला है अपने राजस्थान में, उच्च गुणवत्ता का नहीं है तो इतने ज़्यादा खनन नहीं होता है। जबकि झारखंड है, उस क्षेत्र छोटा नागपुर वाले पठार के अंदर उच्च गुणवत्ता वाले खनिज कोयला पाए जाने के कारण वहाँ खनन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो गुणवत्ता भी क्या प्रभावित करती है, खनन को प्रभावित करती है। दूसरा है उपस्थिति। कम मात्रा में उपस्थित है तो उसके खनन होने की संभावना है वो कम रहेगी, और अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो उस खनन होने की संभावना है वो अधिक हो जाती है। तो ये पहले कारक हो गए भौतिक कारक। फिर उसके बाद में दूसरे कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है, मान लेते हैं पहला ही कारक है खनिजों की मांग का। खनिजों की मांग से अर्थ ये है कि कोई ऐसा खनिज निकल रहा है अपने यहाँ पर जिसकी मांग बहुत कम है, तो आप ही बताओ उसकी संभावना क्या अधिक रहेगी या कम। यदि उसकी मांग ही कम है तो खनन भी कम होगा, स्वाभाविक सी बात है। और यदि उस खनन की मांग है अधिक होगी तो उसकी खनन करने की जो प्रक्रिया है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो खनिजों की मांग भी प्रभावित करती है किसको, खनन को प्रभावित करती है। तकनीकी ज्ञान, ऐसे मान लेते हैं कोई ऐसा एक खनिज है जो अपने भूगर्भ में उपलब्ध है, लेकिन उसको निकालने के अपने पास में तकनीकी ज्ञान ही नहीं है तो खनन होने की संभावना नहीं है। और यदि अपने पास में उच्च तकनीकी है तो अपन उसको खनन है आसानी से कर सकते हैं। तो तकनीकी ज्ञान भी क्या प्रभावित करता है, खनन को प्रभावित करता है। जैसे अफ्रीका में बहुत सारे खनिज मिलते हैं, लेकिन वहाँ उतना ज़्यादा विकसित नहीं होने के कारण खनन है वो नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास में क्या नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, उनके पास में पूंजी भी नहीं है, इतना धन नहीं होने के कारण भी क्या है, खनन नहीं हो पा रहा है। तो पूंजी भी क्या प्रभावित करती है, खनन को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद में श्रम एवं परिवहन, आसानी से श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं वहाँ पर, वहाँ खनन अधिक होता है, और परिवहन की व्यवस्था वहाँ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार से अपन ने पढ़ा कि खनन को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना, आप साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेकर लेना है या फिर वीडियो को पॉज करते हुए इसको समझते जाना है। फिर इसके बाद में अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वही, खनन की विधियां कितनी हैं। 2 प्रकार की विधि होती है। एक होता है धरातलीय खनन। कौन सा खनन? धरातलीय खनन। धरातलीय खनन का ऐसे जैसे आप देख लेते हो नमक है, नमक को धरातल की ऊपरी परत से ऐसे निकाला जाता है, तो खनन का वो सबसे सस्ता और सरल तरीका होता है, उसको क्या बोलते हैं, धरातलीय खनन, क्योंकि ये धरातल की सबसे ऊपरी परत से निकाला जाता है। फिर दूसरा होता है इसी को विवृत खनन कहते हैं। याद रखना, विवृत खनन किसे कहते हैं, धरातलीय खनन को कहा जाता है। फिर उसके बारे में दूसरा खनन होता है भूमिगत खनन, और इसी का दूसरा नाम है कूप की खनन। कूप की खनन, कूप की खनन नाम से अर्थ आपको समझ में आ रहा है कि यानी कि बहुत अधिक गहराई के अंदर कुआं बना करके खनन किया जा रहा है।
भूमिगत खनन, जिसको कूप की खनन। अब ये बहुत अधिक गहराई में करेंगे तो खतरा भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इस कूप ने भूमिगत खनन है या फिर कूप की खनन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जोखिम रहती है। आग लगने का जोखिम है, या फिर कोई जहरीली गैस का रिसाव हो गया तो भी जोखिम है। और ये हो सकता है कि आप बहुत गहराई में कर रहे हो और मानवीय श्रम के द्वारा कर रहे हो, तो आप उसमें उसके ढह जाने की जो खान है उसके ढहने से भी जोखिम रहता है। आप खूब अखबारों में खबर पढ़ते हो कि श्रमिक है वो कोयले की खदान में दब गए हैं या फिर ऐसे। तो जो भूमिगत खनन होता है उसके अंदर बहुत अधिक जोखिम वाला खनन होता है। इसमें गैसों के रिसाव से दुर्घटना होने का डर रहता है और अधिक खर्चीला भी है। भूमिगत खनन जो अधिक गहराई में होने की वजह से क्या है, अधिक खर्चीला, जबकि ये वाला क्या था, सस्ता है और सबसे सरल तरीका है। अब एक बात ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विकसित देश हैं वो खनन से पीछे हट रहे हैं। विकसित देश किसके हैं, खनन से पीछे हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं खनन से पीछे, क्योंकि आपको पता है कि खनन है वो कौन से क्रियाकलाप है, बताओ। खनन की क्रिया जो कौन से क्रियाकलाप के अंदर आती है, कौन से में, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर। कौन से में, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर। और प्राथमिक क्रियाकलाप रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जोखिम वाले। और देश कैसे हैं, विकसित देश हैं, तो वो श्रमिक है वो इस प्राथमिक क्रियाकलाप को नहीं करना चाहेंगे, जबकि क्या करना चाहते हैं वो मतलब द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थ क्रियाकलाप में जाना चाहते हैं। तो उनके श्रमिक है, उनकी लागत से, श्रम की लागत अधिक हो जाने के कारण विकसित देश तो खनन से पीछे हट रहे हैं, जबकि विकासशील देशों के पास में जनसंख्या का खूब है, जनसंख्या खूब है, तो उनको रोजगार देने के लिए क्या कर रहे हैं, तो विकासशील देश है वो खनन को क्या दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, जबकि विकसित देश है वो खनन से क्या हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर उसके बाद में है ऋतु प्रवास। क्या होता है, क्या होता है ऋतु प्रवास, नाम से ही पता चल रहा है ऋतु प्रवास, यानी कि ऋतुओं के अनुसार प्रवास करना क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास कहलाता है। एक सेकेंड होल्ड रखना। शब्द है ऋतु प्रवास। ऋतुओं के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास। और ये लोग कौन से लोग करते हैं, अधिकतर जो पशुचारण करते हैं, चलवासी पशुचारण करते हैं, वो लोग ऋतुओं के अनुसार प्रवास करते हैं। ठीक है, पशुचारकों के द्वारा ऋतुओं के अनुरूप पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास कहलाता है। ये क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में तो मैदानी भाग से पर्वतीय भाग की ओर चले जाते हैं। कहां से, ग्रीष्म ऋतु में मैदानी भाग से कहां की ओर चले जाते हैं, पर्वतीय भागों में। और शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से कहां से आ जाते हैं, कहां आ जाते हैं, वापस मैदानी भाग में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब इसके बाद में आगे वाला पार्ट, छठा अध्याय, क्या अध्याय का नाम है, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप। पार्ट का नाम है तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। क्या है भाई इसके अंदर शुरुआत से कुछ पॉइंट है कि अंतरिक्ष से सूचना प्रसारण करने वाले को क्या बोलते हैं, संचार। अंतरिक्ष के जो से है उससे सूचना प्रसारण करने का जो क्रियाकलाप है वो संचार कहलाता है। और वो संचार है किसके माध्यम से होता है, तो उपग्रह के माध्यम से होता है। क्वेश्चन फॉर्मेट में अभी आगे का है। फिर उसके बारे में दूसरा क्वेश्चन है जनसंचार के माध्यम के उदाहरण लिखने। किसके माध्यम के उदाहरण, जनसंचार के माध्यम। जनसंचार का अर्थ क्या होता है, यानी कि बहुत सारे लोगों के एक साथ में संबोधन करना या फिर कोई सूचनाएं देना, वो जनसंचार के माध्यम होता है। तो ऐसे माध्यम कौन से हो सकते हैं, रेडियो है, दूरदर्शन है, समाचार पत्र है, टेलीविजन है, खूब सारे आप उदाहरण लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में उभरते हुए देशों के नाम लिखने। इसमें सबसे चिकित्सा पर्यटन में क्या होता है, आप पता होगा कि मतलब इसमें मनोरंजन के उद्देश्य से भी यात्रा की जाती है। उसके साथ साथ में उस देश के अंदर इलाज है, सस्ता होने के कारण वहाँ इलाज करवाने के लिए भी लोग जाते हैं। और इसमें अपने भारत का नंबर लगता है पहले स्थान पे। पहला स्थान पे कौन आता है, भारत। फिर उसके बाद में थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है। आपको याद रखना है कि चिकित्सा पर्यटन है वो क्या होता है, चिकित्सा यानी कि उपचार के उद्देश्य से यात्रा करना, जिसमें मनोरंजन भी साथ में। और उसमें एक नंबर पे कौन सा देश आता है, अपना भारत आता है। फिर उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है व्यावसायिक सेवाओं के उदाहरण लिख रहे हैं। व्यावसायिक सेवाओं के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे सेवाएं भी देनी है लेकिन उसके बदले में क्या लेना है, पैसे। तो वो कौन सी हो सकती है, स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल, जैसे डॉक्टर है तो वो भी क्या कर रहा है, व्यावसायिक सेवा दे रहा है। अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियर है वो भी क्या दे रहा है, स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। इस प्रकार की सेवाएं क्या कहलाती है, व्यावसायिक सेवाएं कहलाती है। फिर उसके बाद में नॉड किसे कहते हैं,
ऐसे मान लेते हैं एक ए स्थान है, ठीक है, और ए स्थान से और इधर एक स्थान है जिसका नाम बी स्थान है। यहाँ पर ए स्थान पर बहुत सारे स्थानों से क्या आ रही है, सड़कें आ रही है या फिर कोई रास्ते आ रहे हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे कहाँ आके मिल रहे हैं, ए स्थान पे आके मिल रहे हैं। तो ए स्थान क्या कहलाता है, नोडीय बिंदु। क्या कहलाता है, नोडीय बिंदु कहलाता है। और फिर उसके बाद में और बी स्थान, यहाँ भी कहीं जगह से क्या आएगी, मार्ग आएंगे, और ये भी क्या हो गया, नोडीय बिंदु। ए स्थान भी नोडीय बिंदु है, बी भी नोडीय बिंदु, और इसके दोनों को बीच में जोड़ने वाली जो सड़क है वो क्या कहलाती है, योजक कहलाती है। ध्यान रखना, नोडीय बिंदु क्या होता है और योजक क्या होता है। दो स्थानों को, दो नोडीय बिंदु को जोड़ने वाली सड़क को तो बोलते हैं योजक, और एक स्थान जहां पर बहुत सारे रास्ते मार्ग है वो आकर मिलते हैं उसको बोलते हैं नोडीय बिंदु। फिर उसके बाद में पर्यटकों को घर में रुकने की व्यवस्था का गोवा और कर्नाटक में नाम बताइए। पर्यटकों को घर के अंदर रोका जाता है, कहाँ पर, गोवा में रोका जाता है, फिर उसके बाद में कर्नाटक में रोका जाता है। तो उसमें गोवा में क्या बोलते हैं उसको और कर्नाटक में क्या बोलते हैं उसके नाम। तो गोवा में इसको हेरिटेज होम्स बोलते हैं और कर्नाटक में मेडिकेरे एवं कुर्ग कहा जाता है। इसको याद रखना आपको, गोवा में इसको हेरिटेज होम्स कहा जाता है और कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग कहा जाता है। फिर उसके बाद में आगे का प्रश्न, 7वां क्वेश्चन, विकासशील देश जैसे भारत में अंकीय विभाजन को कम करने के सुझाव देने। अंकीय विभाजन पहले से होता क्या है ये समझना है। अंकीय विभाजन अधिकतर आपको विकासशील देशों के अंदर देखा जाता है। अंकीय विभाजन कौन से देशों के अंदर देखा जाता है, विकासशील देशों के अंदर। क्या होता है अंकीय विभाजन, अब समझना कि एक देश है और फिर उसके बाद में दो देश, जैसे अपन मान लेते हैं एक तो भारत देश है, दूसरा देश है पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में जो विकास का जो अंतर है, एक भारत हो गया फिर उसके बाद में दूसरा पाकिस्तान, इन दोनों देशों के मध्य विकास के अंतर को क्या बोलते हैं, अंकीय विभाजन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अंकीय विभाजन। और इस अंकीय विभाजन को कम करने के सुझाव देने की इन दोनों स्थानों के मध्य, मतलब विकासशील देश है जैसे भारत है और भारत के अंदर कोई राज्य ले लेते हैं, एक राजस्थान ले लेते हैं और एक महाराष्ट्र, अब इन दोनों के बीच के जो अंकीय विभाजन है उसको कम करने के सुझाव देने हैं। तो क्या सुझाव देना है कि महानगरों के समीप स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की पहुंच है वो बढ़ाई जानी चाहिए। महानगरों से सूचना को और प्रौद्योगिकी को बढ़ाओगे तो अंकीय विभाजन अपने आप से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या है 8वां क्वेश्चन, देखते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर बताने। द्वितीयक क्रियाकलाप में क्या होता है, तृतीयक में क्या होता है। तृतीयक में सेवाएं दी जाती है, ध्यान रखना तृतीयक में हमेशा क्या दी जाएगी, सेवाएं दी जाएगी। और द्वितीयक के अंदर क्या होगा, कोई न कोई वस्तु का निर्माण होगा। 3 क्रियाएं होती है द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर, एक तो होता है विनिर्माण की, दूसरी निर्माण की और तीसरी प्रसंस्करण की। ये 3 क्रियाएं होती है किसके अंदर, द्वितीयक में। और द्वितीयक में याद रखना निर्माण है, विनिर्माण है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, और जो उद्योग है वो द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। और तृतीय क्रियाकलाप के अंदर हमेशा से क्या दी जाती है, सेवाएं दी जाती है, जैसे शिक्षक हो गया और डॉक्टर हो गया, बैंक की हो गई, ये सारी की सारी सेवाएं किसके अंदर आएगी, तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आएगी। फिर उसके बाद में 9वां क्वेश्चन क्या है, परिवहन एवं संचार में अंतर। परिवहन क्या है, संचार क्या है। परिवहन वो होता है किसी व्यक्ति का या वस्तु का, सेवा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। और वहीं केवल और केवल किसी बातचीत का या फिर संदेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। यहाँ तो व्यक्ति है, वस्तु है या फिर कोई भी सामग्री है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई तो वो क्या हो जाएगी, परिवहन हो जाएगी। और संचार में केवल और केवल या तो आपकी बातचीत जाएगी या सूचना जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, संचार बोला जाता है। ठीक है, इसमें संचार में संदेशों और विचारों का विनिमय होता है, जबकि परिवहन में व्यक्तियों का होता है, विनिर्मित माल का होता है, भौतिक रूप से, मतलब कोई न कोई ऐसी वस्तु होती है जिसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, परिवहन कहलाता है। और एक बात याद रखना, परिवहन को संचार का पथ कहा जाता है। किसको, परिवहन को संचार का पथ कहा जाता है। याद रखना ये वाली लाइन, पथ कहा जाता है। देखना, समझना लाइन क्या बोल रही है, परिवहन को संचार का पथ कहा जाता है। पहले के जमाने में सूचनाओं को स्थानांतरित करने के अंदर क्या होता है, जैसे डाकघर हो तो डाक में एक स्थान कोई संदेश है, कोई चिट्ठी है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग लिया जाता था, कोई न कोई गाड़ी का। और गाड़ी कहां से जाएगी, परिवहन के माध्यम से। तो संचार की जो भी सेवाएं दी जाने वाली का जो मार्ग है वो क्या था,
परिवहन था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया, संचार है वो परिवहन की जो पथ है उससे मुक्त हो रहा है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप जैसे फीचर आ गए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से इंटरनेट से सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाता है। तो ये लगे। फिर उसके बाद में 10वां, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों में एक तो जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार जब अधिक होगा वह परिवहन क्या हो जाएगा, अधिक। यदि जनसंख्या कम है तो परिवहन क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में उच्चावच। उच्चावच से अर्थ ये हुआ कि यदि पर्वतीय क्षेत्र है और ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है तो वहाँ परिवहन के साधन कम होंगे, और मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ परिवहन के साधन है अधिक होंगे। फिर उसके बाद में जलवायु, जैसे विषम जलवायु हो गई, मरुस्थलीय हो गई या फिर कठोर जहाँ बर्फ हमेशा जमी रहती है तो वहाँ परिवहन के साधनों का पहुँचना या फिर सड़कें बनानी मुश्किल हो जाती है। तो जलवायु है वो भी किसको प्रभावित करती है, परिवहन को प्रभावित करती है। फिर है विभिन्न केंद्रों के मध्य व्यापार का प्रारूप। यदि व्यापार है वो तीव्र गति से हो रहा है तो परिवहन भी क्या होगा, विकसित होगा, और व्यापार नहीं हो रहा है तो इसका मतलब परिवहन है वो भी विकसित नहीं होगा। 11वां क्वेश्चन, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। अब उसके बाद में पर्यटन को प्रभावित, अब इससे पहले समझ लेते हैं पर्यटन होता क्या है। पर्यटन का अर्थ क्या है, किसका, पर्यटन का। पर्यटन का अर्थ है व्यापार के बिना मनोरंजन के उद्देश्य से की जाने वाली जो यात्रा है, उसके अंदर क्या उद्देश्य क्या रहना चाहिए, मनोरंजन। मनोरंजन के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा को क्या बोलते हैं, पर्यटन कहा जाता है। अब इसके बाद में समझ लेते हैं कि पर्यटन को प्रभावित कौन से कार्य करते हैं। एक तो है जो क्षेत्र है उसकी मांग क्या है, मतलब किसी क्षेत्र की जो मांग है, आकर्षण की मांग। जैसे मतलब कोई ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, वहाँ मतलब देखने के लिए उत्साहित रहते हैं तो वो पर्यटक को प्रभावित करेंगी। परिवहन की सुविधा, जैसे मान लेते हैं अपने जैसलमेर है वो ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर सम के दौरों में खूब सारे पर्यटन आते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए यदि सड़क की व्यवस्था नहीं होगी तो वहाँ पर्यटन कम जा पाएंगे। वही तो परिवहन की सुविधा है उसका विकास होना भी जरूरी है। फिर आगे क्वेश्चन है, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। फुटकर व्यापार क्या है। एक होता है व्यापार खुदरा व्यापार और दूसरा होता है फुटकर। खुदरा व्यापार यही फुटकर व्यापार का दूसरा नाम है। कैसा नाम, खुदरा व्यापार, या इसी को बोलते हैं फुटकर व्यापार। और थोक व्यापार होता है उसको बोलते हैं होलसेल में बोलते हैं, या फिर मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो व्यापार किया जाता है वो होता है थोक व्यापार। फुटकर व्यापार में क्या है, रिटेल, अपन सीधे साधारण भागों में भाषा में बोलते हैं रिटेल की जो सेवाएं होती है। इसके अंदर छोटा भंडारण भी क्या होगा, छोटा होगा। गाँव में क्षेत्रों में मतलब बहुत अधिक वस्तुएं यहाँ उपलब्ध नहीं होगी, और फिर इसके मूल्य भी क्या लगेगा, अधिक लगेगा, इसमें मूल्य भी अधिक है। और उसके बाद में यहाँ जो फेरी वाले होते हैं, रेहड़ी वाले होते हैं, डाक आदि से इंटरनेट है, इसके द्वारा ये क्रियाकलाप किया जाता है। जबकि थोक व्यापार है ये होलसेल के जो लोग हैं वो वाला व्यापार है। इसके अंदर क्या है, यहाँ वस्तुएं हैं थोक व्यापार के द्वारा फुटकर व्यापार को उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ से वस्तुएं हैं वो फुटकर व्यापार वाले लेके आते हैं और सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा देते हैं। तो यहाँ से वस्तुएं किसके पास में जाती है, सीधे उपभोक्ताओं के पास में। जबकि थोक व्यापार के अंदर क्या हो रहा है, थोक व्यापार के अंदर ये पहले तो फुटकर व्यापार वालों को बेचेंगे, फिर उसके बाद में वो उसके पास में उपभोक्ताओं के पास में बेचेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं और फिर वो उसके बाद में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाते हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में। उसके बाद में आगे का क्वेश्चन है वह है बाह्य स्रोतन के कारण। बाह्य स्रोतन याद रखना, बाह्य स्रोतन कौन सा क्रियाकलाप है, पंचम क्रियाकलाप। कौन सा क्रियाकलाप है, पंचम क्रियाकलाप। आपको एक ये क्वेश्चन ध्यान में रख रहे जाना है कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर कौन सी क्रियाएं होती है, द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर कौन सी क्रियाएं होती है, तृतीय क्रियाकलाप के अंदर कौन सी क्रियाएं, चतुर्थक में के अंदर कौन सी है, पंचम के अंदर। ऐसा क्वेश्चन 100% आने वाला है कि ये जो क्रिया है वो कौन से क्रियाकलाप के अंदर होती है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि बाह्य स्रोतन है वो कौन से क्रियाकलाप की जो क्रिया है, पंचम क्रियाकलाप की। अब होता क्या है बाह्य स्रोतन, बाह्य स्रोतन का अर्थ है निविदा पर देना किसी वस्तु को, निविदा पर, या फिर इसको बोल सकते हैं ठेके पे देना। ठेके वो मतलब समझे, ठेके पे देना का अर्थ ये हुआ कि कोई किसी वस्तु को बता देना कि भाई ये इतने ये चीज़ है और कितने दिनों के अंदर कर देगा, और इस वस्तु को मतलब उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि करके लेके आनी जो। तो बाह्य स्रोतन निविदा पर देना या फिर ठेके पे देना साधारण भाषाओं में। अब होते क्या है, शब्दों के अंदर मैं पढ़ा देता हूँ।
दक्षता को सुधारने के लिए, लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को, निकाय को काम सौंपना बाह्य स्रोतन कहलाता है। किसी बाह्य अभिकरण को, जैसे काम तो मेरा है लेकिन मैं एक बीच में किसी ऐसी वस्तु को सौंप देता हूं कि भाई तू इसको काम को मेरे को एकदम से ऐसे बना करके देना है, तो वो बाह्य व्यक्ति को, बाह्य अभिकरण को सौंप देना क्या कहलाता है? बाह्य स्रोतन कहलाता है। और ये व्यापार आजकल क्या हो गया है? समुद्र के पार होना शुरू हो गया है। समुद्र के पार मतलब मेरा काम है और उस काम को समुद्र के पार यानी कि दूसरे देशों के अंदर किया जाने लग जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अपरतन बोलते हैं, या फिर ऑफशोरिंग बोला जाता है। इसको याद रखना। अपरतन क्या होता है? बाह्य स्रोतन के अंदर की क्रियाकलाप है, उसको बोलते हैं अपरतन, जिसके अंदर समुद्र के पार क्रियाएं की जाती है। जैसे आप उदाहरण के रूप में समझें तो कॉल सेंटर हो गया। कॉल सेंटर के अंदर क्या है? जैसे अमेरिका के अंदर किसी भी कंपनी का कॉल सेंटर है, लेकिन उसमें वहाँ श्रमिकों की कमी के कारण भारत के अंदर वो स्थापित कर दिया, तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को समस्या होगी तो कॉल किसके पास में आएगा? सीधे भारत के पास में, और फिर वो उसके बाद में उसका समस्या का समाधान करेंगे। तो ये प्रकार की क्रिया हो गई अपरतन या ऑफसोर्सिंग। फिर इसी के अंदर एक और होती है होम सोर्सिंग, जिसके अंदर क्या होता है? वही काम है वो घर के अंदर किया जाता है, तो वो हो जाएगा होम सोर्सिंग। अतः उन देशों से उत्प्रवास में कमी आई है, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। बाह्य स्रोतन के कारण जो उत्प्रवास में यानी कि किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला जो प्रवास है वो उसमें कमी आई है और रोजगार के नए अवसरों का उपलब्ध होने लगे हैं। 17 क्वेश्चन है, ज्ञान प्रक्रम में बाह्य स्रोतन, व्यवसाय प्रक्रम में अंतर बताइए। बाह्य स्रोतन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ज्ञान प्रक्रम के आधार पर, दूसरा होता है व्यवसाय प्रक्रम के आधार पर। ज्ञान प्रक्रम के अंदर मान लेते हैं कोई अमेरिका की ऐसी जो शिक्षा की कॉलेज है या फिर स्कूल है जो भारत में बैठे हुए विद्यार्थियों को शिक्षा दे रही है, तो वो क्या होगी? ज्ञान प्रक्रम के आधार पर बाह्य स्रोतन। व्यवसाय प्रक्रम मतलब जैसे शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देने वाला व्यक्ति है वो अमेरिका में बैठा बैठा जानकारी दे रहा है और भारतीय व्यक्ति है वो काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? व्यवसाय प्रक्रम की सेवाएं हो गई। उदाहरण आप पढ़ लेना, उसके बाद आगे का क्वेश्चन। पाठ अध्याय संख्या 7, परिवहन एवं संचार। पहला ही क्वेश्चन, यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा कम समय में तय करनी है तो आप किस परिवहन का उपयोग में लेंगे? बताइए, आंसर बताइए कि लंबी दूरी की यात्रा करनी है। यात्रा तो दूरी तो क्या है? लंबी है, लेकिन समय में क्या करनी है? कम समय में तय करनी है। तो आप कौन सा जो परिवहन का साधन काम में लोगे? कौन सा? वायु परिवहन का काम लोगे। किसका? वायु परिवहन का। इसका आंसर हो गया वायु परिवहन। फिर है संचार की वो विद्या जो संचार के अन्य साधनों को नियमन करती है, वो क्या कहलाती है? बताओ, संचार की ऐसी कौन सी विद्या है जो संचार के अन्य साधनों का नियमन करती है यानी कि चलाती है? तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो वो हो जाएगी इंटरनेट। इंटरनेट है वो संचार की दूसरी सारी सेवाओं को चलाने का, नियमन करने का कार्य करती है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एपीएल टावर के सामने नदी जो आंतरिक जलमार्ग बनाती है, एपीएल टावर के सामने ऐसी कौन सी नदी है जो आंतरिक जलमार्ग बनाती है? तो कौन सी नदी है? ये है साइने नदी। कौन सी नदी है? साइने नदी। चौथा क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वेज नहर का निर्माण किया गया? तो बताइएगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है। स्वेज नहर का निर्माण है वो कब किया गया? फिर उसके बाद में ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना। फिर उसके बाद में इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचारित सुरंग मार्ग कौन से 2 स्थानों को जोड़ता है? कौन? अब इसको सीधा यही समझना है कि यूरो टनल है वो कौन से 2 स्थानों को जोड़ता है। ऑप्शन 1 है लंदन को बर्लिन से, ऑप्शन 2 है पेरिस को लंदन से, 3 है बर्लिन को पेरिस से और 4 है बार्सिलोना को बर्लिन से। तो ऑप्शन ये इसका आंसर है पेरिस को लंदन से जोड़ती है। कौन सी यूरो टनल है वो पेरिस को लंदन से जोड़ती है। छठा क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग की शुरुआत है वो कब से की गई? भारत के अंदर रेल मार्ग की शुरुआत कब से की गई है? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग की शुरुआत है वो कब से की गई है? 1825 से शुरुआत की गई है। कौन से सन से की गई है? 1825 में विश्व में। जबकि अब भारत में कब से की गई है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में सब्सक्राइब करते जाना क्योंकि अपने शुरुआती समय में है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जो अभी 8 मार्च को पेपर है उसमें बहुत सारे 95% जो क्वेश्चन है ये 28 नंबर की जो पहली किताब है वो 28 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से, और उस 28 में से
मैं बता देता हूं कि 25 से ज़्यादा क्वेश्चन, 25 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन है, 25 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन है वो इस वाले वीडियो से आपको मिल जाएंगे। एक नंबर ये वीडियो और दूसरा वो वीडियो, दोनों वीडियो से आपको 25 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और टोटल बुक कितने नंबर की है? 28 नंबर की बुक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में छूट गया है कोई क्वेश्चन? हो सकता है छूट गया। हाँ, 7वां क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग किन दो स्थानों के बीच में शुरू किया गया? अभी वन में बात की, कब शुरू किया गया? 1825 के अंदर। किन दो स्थानों के बीच में शुरू किया गया? तो ऑप्शन है स्कॉटलैंड को डर्लिंगटन से, लंदन को स्कॉटलैंड से, पेरिस को डर्लिंगटन से और बर्लिन को पेरिस से। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। फिर हिमाच्छादित प्रदेशों, हिमाच्छादित क्षेत्रों में, मैदानों में स्लेज गाड़ी से खींचने हेतु कौन से पशुओं का उपयोग किया जाता है? हिमाच्छादित क्षेत्र यानी कि बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं, वहां आपको गाड़ी चलाने के लिए जो कौन से पशुओं का प्रयोग लिया जाता है? तो किसका लिया जाता है? कुत्ते और रेंडियर का प्रयोग लिया जाता है। फिर छोटी दूरियों के लिए परिवहन का कौन सा साधन सर्वाधिक उत्तम होता है? दूरी क्या है? छोटी है, और उसके लिए कौन सा परिवहन का साधन सबसे उपयुक्त होगा? बताइएगा, जल्दी से लिखिएगा, फिर मैं इसका आंसर लिखता हूं। देख लो क्या है, दूरी तो क्या है? छोटी है। आपको समय कोई बाध्यता नहीं है, बताओ कौन सा होगा? तो इसमें होगा सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन? सड़क परिवहन, क्योंकि ये क्या करता है? घर से घर तक परिवहन का साधन है। आप देखते ही हैं कि सभी घरों के आगे कौन सा परिवहन की जो मार्ग है वो उपलब्ध है? सड़क परिवहन। नदियां हर जगह उपलब्ध नहीं है, रेल मार्ग हर जगह उपलब्ध नहीं है, वायुयान हर जगह उपलब्ध नहीं है, जबकि क्या है? सड़क परिवहन में हर जगह। तो छोटी दूरी के लिए कौन सा परिवहन का साधन सबसे उपयुक्त है? सड़क परिवहन उपयुक्त है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? बताओ भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? बताओ। पार साइबेरियन रेल मार्ग। अब इसके किलोमीटर कितने हैं बताओ? ये कितने किलोमीटर लंबा है? बता दो इसकी संख्या जो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। सही है, आंसर गलत है। मैं इसके सारे के आंसर जिसके मैंने आंसर आपको कमेंट में लिखने को बोला है, वो सारे के सारे आंसर मैं आपको लिख के दूंगा। पहले आपको उसको बताना, फिर मैं दूसरे दिन इसके आंसर आपको अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद में स्वेज नहर जिन सागरों को जोड़ती है वो कौन से सागर है? स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है? जैसे आपको क्वेश्चन ये भी हो सकता है, स्वेज नहर की स्थिति क्या है? तो उसके अंदर आपको लिखना है कि ये भाई भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। फिर उसके बाद में दूसरा ये लिखना है कि ये मिस्र के अंदर है, भूमध्य सागर में स्थित है, और ये जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है, परिवहन का सबसे अधिक भाग है वो इससे होता है। ऐसे क्वेश्चन इसमें लिखने हैं स्वेज नहर में। तो किससे किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। फिर उसके बाद में पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ है भाई? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, पनामा देश में। किन महासागरों को आपस में जोड़ती है? वो महासागर बताने। अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, भूमध्य महासागर को लाल सागर से और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। किसको किससे जोड़ती है? यहाँ हो सकता है कैरिबियन सागर भी आंसर में लिखा हुआ हो सकता है, तो भी आंसर आपका सही होगा। अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है? प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और उसकी जगह यहाँ कैरिबियन सागर लिख करके प्रशांत महासागर लिखे तो भी इसका आंसर सही होगा। फिर उसके बाद में 13वां क्वेश्चन, विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग कौन सा? विश्व का ऐसा कौन सा जलमार्ग है जो सबसे ज्यादा व्यस्तम है? कौन सा हो सकता है? भूमध्य सागर वाला होगा, या फिर आंतरिक समुद्री जलमार्ग होगा, और उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग होगा, या दक्षिण अटलांटिक होगा? आंसर बता दो, जल्दी से बता देता हूं मैं आपको। ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इसका ऑप्शन है वो सही होगा, उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक क्यों सही है? क्योंकि एक तरफ तो उत्तरी अमेरिका आ जाएगा और दूसरी तरफ पश्चिमी यूरोप। दोनों साइड के जो क्षेत्र है, इस तरफ यूरोपीय क्षेत्र है, मान लो, मैं मानचित्र बनाए नहीं है, इस तरफ यूरोप है और इस तरफ है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इन दोनों के मध्य जो मार्ग है, जो अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये विश्व का सबसे व्यस्तम है, क्योंकि यहाँ भी विकसित देश आते हैं और इस तरफ भी विकसित देश है। तो इन दोनों के मध्य व्यापार अधिक होने के कारण ये सबसे क्या रहता है? व्यस्तम रहता है। अब आपके क्वेश्चन ये है, विश्व का सबसे आंतरिक जलमार्ग है, आंतरिक जो नदी जलमार्ग है वो सबसे ज्यादा व्यस्तम कौन सा? उस नदी का नाम लिखना है आपको कमेंट में। किसका पूछ रहा हूं मैंने? विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग तो बता दिया, कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। और आपको कौन सा बताना है?
कौन सा नदी जलमार्ग है वो सबसे ज्यादा व्यस्तम है। चलते हैं आगे। कौन सा समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है? ऐसा कौन सा जलमार्ग है जो प्राचीन समय के जो हृदय स्थल है वहां से गुजरता है? एक है वो उत्तमाशा अंतरिक्ष, ये तो हृदय स्थल से नहीं गुजरता है। कहां से गुजरता है? अफ्रीका के चक्र लगाते हुए जाता है। फिर उसके बाद में दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग, ये भी नहीं है। फिर उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, जिसके बारे में अभी अपन ने बात की, ये भी नहीं है इसका आंसर। तो क्या है? चौथे नंबर वाला आंसर है भूमध्य सागर और हिंद महासागरीय समुद्री जलमार्ग है वो हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र से गुजरता है। फिर है पनामा नहर में कितने जल बंधक है? अब जल बंधक होते क्या है? यदि आपको लॉक्स प्रणाली पूछे, क्या है लॉक्स, तो है कितने? 3। और यदि आपको जल बंधक पूछे तो कितने हैं? 6। और यदि आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले मानव निर्मित जल बंधक, तो भी वही लिखना है 6। और मानव निर्मित है किसमें? तो भी किसमें है? पनामा नहर में। यानी कि जल बंधक वाली जो प्रणाली है वो केवल और केवल किसके अंदर है? पनामा नहर के अंदर है। स्वेज नहर के अंदर जल बंधक वाली प्रणाली नहीं है। अब आप इसमें आपको आगे बताना है कि पनामा नहर के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं या फिर आगे अपन बात कर लेंगे इसी के बारे में, मेरे लिखा हुआ आगे क्वेश्चन। फिर भारत के द्वारा आर्यभट्ट का प्रक्षेपण है वो कब किया गया? ये क्वेश्चन विवादास्पद भी है क्योंकि इसका आंसर वास्तविक रूप से अलग है, किताब के अंदर भी अलग लिखा हुआ है। अब आपका इसको आंसर देना है 19 अप्रैल 1978 को, 19 अप्रैल 1984 को, 18 जून 1981 को और 19 अप्रैल 1975 को। वास्तविक रूप से 19 अप्रैल 1975 को ही है। यदि ये आपके ऑप्शन में नहीं हो तो इसका आंसर जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वो इसका आंसर लिखना है। क्या है वो एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है वो आप कमेंट में लिख के बताओ। क्या आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पता चल जाएगा अभी। 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या NH 7 कौन से 2 स्थानों से जोड़ता है? वाराणसी को मुंबई से जोड़ता है या फिर मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है, दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है या वाराणसी को कन्याकुमारी से? तो सही आंसर है इसका वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। कौन सा? नेशनल हाईवे संख्या 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। 11वां क्वेश्चन, रेल मार्गों में मानक लाइन दोनों पटरियों के बीच में 1.44 मीटर का उपयोग करने वाला देश कौन सा है? कौन सा देश है भाई बताओ? मानक जो लाइन है वो कौन सा उपयोग कर रहा है? ब्रिटेन कर रहा है। ब्रिटेन है जो मानक रेलवे लाइन है 1.44 का उपयोग कर रहा है। चलते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन है भाई बिग इंस क्या है? क्या है भाई बिग इंस? बिग इंस उत्तरी अमेरिका के अंदर तेल के कुओं से निकलने वाली एक पाइपलाइन है। क्या है भाई? पाइपलाइन। ये रही, मैंने लिखा कि ये एक पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको की खाड़ी है वहां से निकलती है। ऐसे उत्तरी अमेरिका का मानचित्र है। ये मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको देश है और ये इधर कनाडा देश, ऊपर ये कनाडा हो गया और ये उत्तरी अमेरिका है। तो यहां से मैक्सिको की खाड़ी से उत्तरी अमेरिका के बीच में यहां से यहां तक इसके बीच में ये मैक्सिको की खाड़ी है। इस मैक्सिको की खाड़ी से यहां बीच तक एक पाइपलाइन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों तक तेल पहुंचाया जाता है। वो वाली पाइपलाइन कौन सी है? बिग इंस पाइपलाइन है। फिर उसके बाद में आगे वरद ट्रंक मार्ग क्या है? वरहद ट्रंक मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो विश्व का सबसे समुद्री जल मार्ग है। वरहद ट्रंक मार्ग कौन सा है? अभी अपन ने बात ही की थी। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो विश्व का सबसे व्यस्तम भी है, इसको वरहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग में विश्व का 1/4 व्यापार होता है। विश्व का टोटल 1/4 व्यापार है वो केवल और केवल इसी मार्ग से होता है। ये मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 2 प्रदेशों से, एक तो उत्तरी अमेरिका और फिर उसके बाद में पश्चिमी यूरोप, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। अभी अपन ने बात कर ली। फिर है परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन है वो कौन सा है? क्यों है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन है वो कौन सा है? जल परिवहन है।
और जल परिवहन सबसे सस्ता होने का कारण क्या है? जल परिवहन सस्ता होने के कारण क्या है कि इसमें एक तो परिवहन के लिए भाई जैसे सड़क है तो सड़क को बनानी पड़ती है, रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन को भी बनानी पड़ती है, लेकिन जल परिवहन के लिए मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर इसमें ऊर्जा की खपत भी कम होती है, क्योंकि इसमें जल है वो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो जल परिवहन में ये सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, क्योंकि इसमें जल में घर्षण है वो कम होता है, स्थल की अपेक्षा कम होता है। दूसरे इसमें ऊर्जा की लागत है वो भी क्या होती है, कम होती है। इसी कारण आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में आंतरिक जलमार्ग के रूप में नदी अपनी महत्ता खो चुकी है, इसकी व्याख्या करनी है। भारत के आंतरिक जलमार्ग में नदी मार्ग है वो अपनी महत्व है वो खो रहा है धीरे धीरे, उसका कारण क्या है, इसको व्याख्या करनी है। वर्तमान समय में भारत में आंतरिक जलमार्ग के खत्म होने के कारण निम्नलिखित है। एक तो नदी जलमार्ग रेल के संदर्भ में प्रतिद्वंदता। नदी जलमार्ग के जो विपरीत एक जो रेल मार्ग है, तो लोग ज़्यादा रेल मार्गों में जाना पसंद करते हैं, इसलिए रेल मार्ग से प्रतिस्पर्धा होने के कारण इसका महत्व कम हो रहा है। दूसरा, सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल का उपयोग अधिक होने के कारण जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है। अब जल के अंदर पानी वाले जहाज चलाने हैं तो जल की मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिक, जबकि अपन ने क्या कर दिया, बहुत सारी नहरें निकाल दी गई है। नहरों के निकालने के कारण नदी में पानी की मात्रा कम होगी, उसी कारण जल की पर्याप्त मात्रा नहीं होने के कारण जल की महत्ता है वो खो रही है। फिर नदी जलमार्ग का रखरखाव में अत्यंत खराब है, और यहाँ जो संस्थाएं जो काम कर रही है नदी के जलमार्ग में रखरखाव का, वो भी बहुत खराब होने के कारण भारत में आंतरिक जलमार्ग है वो अपनी महत्ता खो रहा है। फिर आगे क्वेश्चन है, विकसित देशों में आंतरिक जलमार्ग के रूप में नदियों की सार्थकता व्यापार व परिवहन में पुनः स्थापित होने के कारण बताने हैं। भाई विकसित देशों में आंतरिक जलमार्ग के रूप में नदियों की सार्थकता व्यापार परिवहन के रूप में पुनः स्थापित होने के कारण निम्नलिखित है। पहला तो है नदी के तल को गहरा करके, नदी को तल को क्या करना है, गहरा करना, जैसे नदी है वो अपने जो व्यापार है उसको अधिक कर पाए। और फिर उसके बाद में नदी जल को स्थिर करके, नदी के तल को स्थिर करके नदी के तल में कम करने के लिए स्थिर कर बांध बना करके जल के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। बांध बना करके जल के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। छठा क्वेश्चन, विभिन्न देशों में बोझा ढोने वाले पशुओं का वर्णन करना है। कौन से बोझा ढोने वाले पशु कौन कौन से हैं उनके नियंत्रित करना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला तो है घोड़ा। पश्चिमी देशों में इसका भारवाहक पशुओं के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है। उसके अलावा और कौन कौन से हैं, कुत्ते व रेंडियर, इसका उपयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, साइबेरिया के हिमाचल मैदान में स्लेज खींचने में, अभी अपन ने बात की थी स्लेज गाड़ी, हिमाचली क्षेत्रों में स्लेज खींचने में किसका उपयोग किया जाता है, कुत्ते और रेंडियर का उपयोग किया जाता है। खच्चर है उसको पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। ऊँट है मरुस्थलीय क्षेत्रों में उसका उपयोग किया जाता है। और भारत में बैलों का उपयोग छकड़े को खींचने के लिए किया जाता है। छकड़ा क्या होता है भाई, जानते ही हो। फिर उसके बाद में 4वां क्वेश्चन, परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है, व्याख्या कीजिए। परिवहन का उद्योग कैसा है, संगठित सेवा उद्योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है, इसकी व्याख्या करनी है। क्या है इसका आंसर, परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है, इसकी व्याख्या के लिए निम्नलिखित पक्ष दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार इसके आंसर लिखने हैं। एक तो है परिवहन के माध्यम से लोगों को समाज की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। समाज की जो भी आवश्यकताएं रहती है, जैसे कोई भी सामान लेके आना है तो वो किसके माध्यम से करेंगे, तो वो भी परिवहन के माध्यम से की जाती है। दूसरी, परिवहन के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं का समावेश किया गया है जो परिवहन मार्गों के निर्माण है उसके रखरखाव का कार्य करती है। ऐसी ही बहुत सारी संस्थाएं जो मानव के जुड़ाव का कार्य करती है, वो सारी की सारी संस्थाएं का समावेश किसके अंदर कर दिया गया है, परिवहन के अंदर। इसके कारण भी ये संगठित सेवा उद्योग हो गया। विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन देश को प्रतिरक्षा को करने के मजबूत करते हैं, और देश की रक्षा में भी परिवहन के साधनों की बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये भी इसके कारण है। फिर दक्ष संचार व्यवस्था, त्रिगामी परिवहन देश के इलाकों में क्षेत्रों में फैले लोगों के बीच में आपसी एकता और सहयोग को बढ़ाने में देते हैं। कोई दूसरे स्थान बहुत ज़्यादा दूर बैठा हुआ व्यक्ति है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी किसका प्रयोग कर रहा है, परिवहन। तो इन दोनों लोगों को मिलाने का जो काम है परिवहन कर रहा है, इसलिए जो परिवहन है वो क्या है, संगठित सेवा उद्योग है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखना। आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा है? आप बाद वाले रूट में चले जाना, ठीक है ना। हाँ, क्या है परिवहन। परिवहन यातायात के अन्य साधनों को महंगा होते हुए भी वायु परिवहन अपरिहार्य जरूरी है, कारण बताने।
परिवहन के अन्य साधन जैसे रेल हो गया, सड़क परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, इन सभी साधनों से वायु परिवहन क्या है, महंगा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अपरिहार्य जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसके कारण बताने। एक तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, तीव्रगामी परिवहन का साधन है। लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो इसका प्रयोग में महत्व देते हैं। जैसे आपको भारत से ब्रिटेन जाना है या फिर यूरोपीय देशों में जाना है, अरब जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप क्या किससे जाओगे, रेल परिवहन से जाओगे, नहीं तो क्या जल परिवहन से, वहाँ से भी नहीं पसंद करोगे, क्योंकि आपको वहाँ जाते जाते 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो किसका प्रयोग कर लोगे आप, वायु परिवहन का। फिर उसके बाद में मूल्यवान वस्तुओं को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना। कोई ऐसी वस्तु है जो जल्दी से खराब हो सकती है, तो उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंचाना है, तो भी किसका प्रयोग किया जाता है, वायु परिवहन का उपयोग किया है। अगम्य क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां तक पहुंचना बहुत अधिक कठिन है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र हो गए या बर्फ से ढके हुए हैं या फिर कोई आपदा आ गई है, तो उन क्षेत्रों में पहुंचने के लिए भी एकमात्र साधन है वो प्रयोग में लिया जाता है, वो कौन सा है, वायु परिवहन है। और प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन हो गया, एवालांस हो गया या बाढ़ है, भूकंप है, ऐसे क्षेत्रों में वायु परिवहन की बहुत अधिक महत्ता है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आप तीव्रगामी परिवहन का विकास करना चाहते हैं तो आप कौन से परिवहन का चयन करेंगे और उसके विकास के 2 सुझाव देने। तीव्रगामी, जहां भी शब्द दिख जाए वहां आपको कौन सा परिवहन का साधन उपयोग में लेना है, वायु। कौन सा, वायु। तीव्रगामी परिवहन के लिए वायु परिवहन का चयन करेंगे क्योंकि ये सर्वाधिक उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है, इसका सुझाव देते हैं। वायुयान के निर्माण और उसकी कार्यप्रणाली में अत्यंत विकसित अव्यवस्थात्मक सुविधाएं जैसे विमानशाला, भूमि पर उतारने, ईंधन एवं रखरखाव की सुविधाओं में निर्माण करेंगे और अत्यधिक संख्या में हवाई पत्तनों का निर्माण करेंगे। ये इसके सुझाव हैं। फिर उसके बाद में यदि आप सीमेंट का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं, किसका, सीमेंट का, तो आप परिवहन के कौन से साधन का उपयोग करेंगे। तो ये सीमेंट है, ये कैसा है, सबसे पहले तो ये है भारी उद्योग है, यानी कि इसके अंदर भार की मात्रा क्या है, अधिक है। अधिक भार वाले वस्तु को एक स्थान से दूसरे, ये भी खराब होने वाली तो है नहीं, तो आप इसके अंदर कौन सा परिवहन का साधन उपयोग करेंगे, जल परिवहन का उपयोग करेंगे, क्योंकि जल परिवहन है जो भारी है वस्तु सामग्री को एक स्थान परिवहन करने में सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। फिर इसके बाद में 11वां क्वेश्चन, विश्व के किन्हीं 3 ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्गों का नाम लिखने। ट्रांस महाद्वीपीय यानी कि एक महाद्वीप से के छोर से दूसरे महाद्वीप के दूसरे छोर तक, महाद्वीप के एक छोर से महाद्वीप के दूसरे छोर तक पहुंचने वाले रेल मार्गों के 3 नाम लिखने। कौन सा, पार साइबेरियन रेल मार्ग है, पार कनेडियन रेल मार्ग, पार ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, संघ एवं प्रशांत रेल मार्ग। आप इन सभी के जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है कौन से 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है, पार कनेडियन रेल मार्ग कौन से 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है, ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कौन से 2 स्थानों को जोड़ता है, ओरिएंट एक्सप्रेस कौन से स्थानों को जोड़ता है, ये सारे के सारे आप लिख के मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में। अब न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की यात्रा करने हेतु रेल मार्ग का उपयोग करेंगे तो किन 2 शहरों से आप गुजरोगे। आपको यात्रा करनी है कहाँ से, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, तो आप कौन से 2 शहरों से होकर के गुजरोगे, तो आप इसके लिए संघ एवं प्रशांत रेल मार्ग, ये वाला रेल मार्ग का चयन करोगे। और इसके बीच में कौन कौन से स्टेशन आते हैं, तो पहला ही आएगा क्वींसलैंड आएगा, फिर उसके बाद में शिकागो आ गया, इधर से आएंगे। इस प्रकार ये यात्रा होगी। उत्तरी अमेरिका के इस छोर से लेकर के इस छोर की तरफ आप आओगे तो 1 नंबर पे आपका क्वींसलैंड आएगा, फिर उसके बाद में शिकागो आएगा, ओमाहा होगे, और फिर उसके बाद में सैक्रामेंटो, ये शहर आएंगे, और फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा सैन फ्रांसिस्को। तो इसका मतलब उत्तरी अमेरिका के इस छोर पे तो है कौन सा, सैन फ्रांसिस्को शहर है, और इसके इस छोर पे क्या है, न्यूयॉर्क है। याद रखना, इस तरफ पे तो है न्यूयॉर्क, मानचित्र में भी आ सकता है, न्यूयॉर्क शहर है, कहाँ है, और फिर उसके बाद में सैन फ्रांसिस्को उत्तरी अमेरिका के इस तरफ है। और बीच में स्टेशन ये क्वींसलैंड पूछ ले आपको, शिकागो पूछ ले, तो यहाँ पहले क्वींसलैंड है, फिर उसके बाद में शिकागो है, फिर उसके बाद में ओमाहा है, सैक्रामेंटो है, ये इस प्रकार से शहर है। क्या क्वेश्चन है भाई, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक जाने के लिए रेल मार्ग कौन सा चयन करोगे, तो आपको ये भी स्थानों का नाम पता होगा। 2 स्थान कौन से सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक तक पहुंचाने के लिए कौन सा है, पार साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग है, पार साइबेरियन रेल मार्ग का उपयोग करेगी। और इसके बीच में कौन से स्टेशन आते हैं, इसमें इस प्रकार से, सबसे पहले इधर तो है सेंट पीटर्सबर्ग,
और इससे इस तरफ जाओगे यूरोप के अंदर इस शहर में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के इस तरफ है वो कौन सा स्टेशन है, व्लादिवोस्टॉक तक। मैं इधर लिख देता हूं सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, और इधर है व्लादिवोस्टॉक। अब इसके बाद में यहां एक शहर आएगा उसका नाम है मास्को, और मास्को किसकी राजधानी है बताना है आपको। मास्को के बाद में कजान आएगा, कजान के बाद ट्यूमेन आएगा, ट्यूमेन के बाद में नोवो इसके ब्रिस्क आएगा, फिर उसके बाद में चिता आएगा, खाबरूखास आएगा, और उसके बाद में आ जाएगा व्लादिवोस्टॉक आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की व्याख्या आप निम्न बिंदुओं के आधार पर की। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की व्याख्या है बिंदुओं के आधार पर। एक तो रेल मार्ग का विस्तार कहां से कहां तक है, बता दिया भाई, रूस में स्थित है और एशिया का विश्व का ही सबसे लंबा रेल मार्ग है। और फिर उसके बाद में इसके रास्ते में आने वाले प्रमुख पर्वत कौन से हैं, नदियां कौन सी हैं, प्रमुख केंद्र कौन से हैं। केंद्र तो ये बता दी इसका आंसर। और क्या है, रेल मार्ग का विस्तार। रेल मार्ग का विस्तार रूस में स्थित एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा 9,322 किलोमीटर लंबा दोहरे मार्ग युक्त। दोहरे मार्ग युक्त अर्थ ये हुआ कि रेलवे लाइन क्या है, दो है, एक आने के लिए एक जाने के लिए। दोहरे मार्ग विद्युतीकृत रेल मार्ग है जो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। ये एशियाई प्रदेशों में पश्चिमी यूरोप के बाजारों से जोड़ता है। फिर उसके बाद में दूसरा है, इसके मार्ग में आने वाले पर्वत है, नदी है, वो कौन सी है। तो इसमें पर्वत में सबसे इंपोर्टेंट जो पर्वत है वो यूराल पर्वत आती है। फिर ओब है, येनिसी है, लीन है, ये नदियां आती है। ओब, येनिसी, लीन, ये इसके बीच में नदियां आती है। और महत्वपूर्ण केंद्र कौन से, ये महत्वपूर्ण केंद्र तो है ही, उसके अलावा भी ये है चिता, ये महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है ये। और इरकुटस है, ये फर का केंद्र है। फर का उपयोग किसमें होता है, स्वेटर बनाने में होता है। इसमें जो फर इरकुटस है वो प्रसिद्ध क्षेत्र है। पंद्रहवां क्वेश्चन, एशियाई प्रदेश के बाजारों में पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ने वाला पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है। तो कौन सा रेल मार्ग है, एशिया की पश्चिमी यूरोप से जोड़ने वाला महाद्वीप कौन सा, एशिया को और यूरोप को जोड़ने वाला रेल मार्ग है वो कौन सा है, पार साइबेरियन रेल मार्ग है। फिर पर्थ को सिडनी से जोड़ने के लिए, यानी कि पर्थ और सिडनी दोनों स्थान कहां है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। और यात्रा कौन से जो रेल मार्ग से करेंगे, तो ये होगा पार ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, वो होगा पर्थ से सिडनी तक जाएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया में इस तरफ तो है पर्थ और इस तरफ है सिडनी, पर्थ और इस तरफ है सिडनी। इसके बीच में कौन कौन से शहर आएंगे, तो इसमें आएगा म्यूनिक आएगा, नहीं, इसके बीच में ये नहीं आएंगे। हाँ, बस क्वेश्चन इतना ही है। क्या क्वेश्चन है कि आपको पर्थ से सिडनी जाने के लिए कौन सा रेल मार्ग का उपयोग करेंगे, तो पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग का उपयोग करेंगे। ये इसका आंसर नहीं है प्रमुख शहर भाई, ये इसका आंसर नहीं है, गलती से लिख दिया है। फिर पार कैनेडियन रेल मार्ग की व्याख्या कीजिए। पार कैनेडियन रेल मार्ग की व्याख्या करनी है। एक विस्तार के अनुसार प्रमुख शहर कौन से हैं और इसका उद्देश्य क्या है, रेल का महत्व क्या है, निर्यातित वस्तुएं कौन सी है। तो इसका विस्तार है, कनाडा में स्थित है ये, 4050 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। और पूर्व में हैलिफैक्स है, पूर्व में हैलिफैक्स यानी कि इस तरफ है हैलिफैक्स शहर और उसके बाद में इस तरफ है कौन सा, वैंकूवर शहर। हैलिफैक्स को किससे जोड़ता है, वैंकूवर से जोड़ता है। इस तरफ है हैलिफैक्स, इस तरफ है वैंकूवर, कहां, कनाडा में, उत्तरी अमेरिका में। प्रमुख शहर यहां आते हैं, मॉन्ट्रियल आता है, ओटावा आता है, विनिपेग आता है। विनिपेग क्या है भाई, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। और फिर एक कैलगरी आता है। इसका निर्माण का उद्देश्य 1886 में एक संधि के तहत हुआ था। ब्रिटिश कोलंबिया को 2 राज्यों को संघ में शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था इसका निर्माण, याद रखना भाई इसको। फिर जो पार कैनेडियन रेल मार्ग है उसका महत्व क्या है, पार कैनेडियन रेल मार्ग का महत्व क्या है।
ये क्यूबेक मॉन्ट्रियल के औद्योगिक प्रदेश में गेहूं मेखला, मैंने बताया विनिपेग है वो गेहूं की मंडी है सबसे बड़ी। फिर शंकुधारी वनों से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया। और शंकुधारी रेल जो वन प्रदेश है वो कागज उद्योग है, लुगदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये रेल मार्ग है उसका महत्व बढ़ गया। और निर्यातित वस्तुएं इसमें कौन से हैं? गेहूं है। फिर उसके बाद में मांस है या सुअर का मांस, पॉक मांस है, वो उसकी बिक्री अधिक होने के कारण ये इन दो वस्तुओं का निर्यात किया जाता है इस रेल मार्ग से। 19वां क्वेश्चन है सुएज नहर की व्याख्या करनी है, किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर, प्रभावित प्रदेश के आधार पर, जल बंधक है, लंबाई है, गहराई है, प्रमुख पतन कौन से हैं, इसके आधार पर। स्थिति कौन से देश में? मिस्र देश में स्थित है। और 1869 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? लाल सागर से जोड़ता है। सुएज नहर में कोई भी जल बंधक नहीं है, सुएज नहर के अंदर जल बंधक नहीं है, तो जल बंधक किसके अंदर है? पनामा नहर के अंदर। प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन से? सुएज नहर से यूरोप है, दक्षिणी एशियाई के देश से अत्यधिक को लाभ मिलता है। इसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, मिस्र है, इजराइल है, भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, आदि देश इससे प्रभावित रहते हैं। फिर लंबाई एवं गहराई इसकी कितनी है? लंबाई 160 किलोमीटर है, गहराई 11 से लेकर के 15 मीटर, कहीं 11 मीटर है, कहीं 15 मीटर भी है। प्रमुख पतन कौन से आते हैं? उत्तर में उत्तर में है सईद पोर्ट सईद है, फिर उसके बाद में पोर्ट सुएज है, फिर उसके बाद में अलकटरा और इल्मासिया पतन है इसके अंदर। आगे चलते हैं। 20वां पनामा नहर है, उसके बारे में टिप्पणी करनी है। किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर, जल बंधक के आधार पर, प्रभावित करने वाले देश है, लंबाई है, गहराई के आधार पर। पनामा नहर की स्थिति है अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है, कैरेबियन महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जलमंडल के आर पार पनामा नगर के कोलोन नगर के बीच में किया गया है। एक तरफ तो पनामा है, एक तरफ कोलोन नगर है। पनामा नहर में कुल कितने बंधक हैं? 6 जल बंधक है। और प्रभावित होने वाले देश कौन से हैं? इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है संयुक्त राज्य अमेरिका और पनामा है। 2 देश इससे प्रभावित रहते हैं, पश्चिमी यूरोप है, पूर्वी एशिया के देश है, वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। लंबाई इसकी, गहराई, लंबाई है इसकी 72 किलोमीटर लंबी और औसतन 10 मीटर गहराई है इसकी पनामा नहर की। फिर साइबर स्पेस इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? साइबर स्पेस इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? साइबर स्पेस इंटरनेट कंप्यूटरीकृत स्पेस संसार है। ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट के द्वारा आवर्त है। ये भेजने वाले या प्राप्त करने वाले शारीरिक संचालन के बिना कंप्यूटर एवं सूचनाओं की प्रेषण एवं प्राप्ति करता है। विद्युत अंकीय दुनिया में है, इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये इसको याद करना आप। फिर है 23वां क्वेश्चन, उपग्रह विकास में भारत के उठाए जाने वाले कदम। अर्धवार्षिक में आया हुआ क्वेश्चन है। उपग्रह विकास में भारत के द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं? तो उपग्रह विकास में सबसे पहले तो 1975 में आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया, 1970 में भास्कर का किया, 1980 में रोहिणी का प्रक्षेपण किया और 1981 में एप्पल का प्रक्षेपण किया गया। किसके द्वारा किया गया? एरियन पैसेंजर पे रॉकेट के द्वारा किया गया। और फिर उसके बाद में भास्कर है, चैलेंजर है, इनसैट 1 है नामक उपग्रहों का प्रक्षेपण लंबी दूरी के संचार है, दूर संचार रेडियो की अत्यधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। इसका ये आंसर आपको करना है। अब है सीमावर्ती सड़कों से आप क्या समझते हैं? इसका क्या महत्व है? सीमावर्ती सड़कें कौन कौन सी है? सीमावर्ती सड़कें हैं जो किसी देश की सीमा के पास वाली सड़कों को क्या बोलते हैं? सीमावर्ती सड़कें बोलते हैं। इसका महत्व क्या है? सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सीमावर्ती गांवों को जोड़ती है, सैन्य शिविरों को वस्तुएं पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। परिवहन एवं संचार में अंतर बताना है, शुरुआत में ही बता दिया था परिवहन एवं संचार में अंतर। विश्व के किन्हीं 3 आंतरिक जलमार्गों के नाम लिखने। अभी मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा था विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? राइन नदी जलमार्ग जो है न्यूजीलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन 5 देशों से गुजरता है। फिर उसके बाद में डैन्यूब जलमार्ग है, ये काला सागर में गिरती नदी डैन्यूब नदी। फिर उसके बाद में वोल्गा, ये भी रूस की नदी है। और वरद झील, ये दूसरी सबसे जो पहले तो यह है राइन नदी है, उससे सबसे ज्यादा व्यस्तम है। फिर उसके बाद में वरद झील है, ये उत्तरी अमेरिका के अंदर है। और वरद झील है सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग है। और 5वीं है मिसिसिपी, ये भी उत्तरी अमेरिका के अंदर है।
पाइपलाइन से परिवहन को प्रभावित किए जाने वाले 3 पदार्थों के नाम लिखिए। पाइपलाइन से कौन से पदार्थों का परिवहन किया जाता है? एक तो जल का परिवहन किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन किया जाता है, प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। और याद रखना न्यूजीलैंड के अंदर दूध का परिवहन भी किसके माध्यम से होता है? पाइपलाइन के माध्यम से होता है। 28वां क्वेश्चन, परिवहन जाल से आप क्या समझते हैं? परिवहन जाल यानी कि ऐसा बहुत सारे मार्ग है आपस में जुड़ जाने से एक प्रकार के ऐसे पैटर्न का निर्माण होता है जिसे अपन जाल कह सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? परिवहन जाल कहते हैं। आंतरिक परिवहन के विकास में कोई 2 अनुकूल दशाएं बताइए। आंतरिक जलमार्ग के विकास के लिए नदी एवं नहर को चौड़ा करके गहरी करके गाद से मुक्त होनी चाहिए, जिससे जलमार्ग है वो उसका विकास हो, और जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। जल है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, तभी आंतरिक जलमार्ग है वो ज़्यादा विकसित होगा। अब है 8वां पाठ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतिम अध्याय या साहित्यक। संचार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। संचार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार से वर्गीकृत किए गए, विस्तृत पतन कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में निम्नलिखित से एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, वो कौन सा महाद्वीप है? तो सर्वाधिक प्रभाव कौन से होता है? एशिया से होता है, उत्तरी अमेरिका से, यूरोप से, अफ्रीका से। सबसे अधिक किससे होता है? उत्तरी अमेरिका से होता है। निम्न में से कौन सा एक विश्राम पतन है? रोटरडम है, होनोलुलु है, या फिर गिगोली है, कोपेनहेगन है? तो कौन सा है? होनोलुलु, हवाई द्वीप के ऊपर स्थित है, ये विश्राम पतन है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन कौन से? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार आर्थिक विकास की प्रावस्था, ये भी है, और राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, ये भी है, जनसंख्या का कारक, ये भी है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद में WTO की स्थापना है कब हुई है? WTO की स्थापना कब हुई है भाई? 1995 में। तो आपको पहले ये बताना है कि WTO का जो नामकरण किया है, इससे पहले इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, वो आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। WTO को पहले किस नाम से जाना जाता है, कब हुई है? 1995 में इसकी स्थापना। WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? जेनेवा में। निम्नलिखित में से कौन सा तेल पतन है? माराकाइबो, त्रिपोली है, लेबनान है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी भाई, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये सारे के सारे तेल पतन है या फिर टैंकर पतन है। कैसे पतन है? टैंकर पतन। निम्नलिखित में से कौन सा आंथ्रोपो पतन? आंथ्रोपो यानी कि ऐसा पतन जहां पर बहुत सारी वस्तुओं को लाके इकट्ठा किया जाता है, उसको बोलते हैं आंथ्रोपो पतन। जैसे सिंगापुर हो गया, कोपेनहेगन हो गया, ये सारे के सारे कौन से पतन है? आंथ्रोपो पतन है। इसका ये भी लिख सकते हैं रोटरडम पतन है, ये भी आंथ्रोपो पतन का उदाहरण है। फिर कोलकाता किस नदी पर स्थित है? कोलकाता किस नदी के ऊपर स्थित है? हुगली नदी के स्तर ऊपर है, हुगली नदी पर स्थित है। पतन कौन सी सुविधा प्रदान करता है? विशिष्टीकृत पतनों के आधार पर 3 प्रकार के पतनों के नाम लिखने। पतन कौन सी सुविधा उत्पन्न प्रदान करता है? तो जहाज को के ऊपर माल है वो लादने के लिए, उतारने के लिए भंडारण की सुविधा प्रदान करता है। ये क्रियाकलापों के आधार पर 3 प्रकार के पतन होते हैं। एक तो तेल पतन होते हैं, मार्ग पतन जिसको विश्राम पतन भी कहते हैं, एक पैकेट पतन जिसको फेरी पतन भी कहते हैं, आंथ्रोपो पतन जाल माल लाके एकत्रित किया जाता है उसको आंथ्रोपो पतन कहते हैं। फिर उसके बाद में नौसेना पतन जो सैन्य गतिविधियों में उपयोग लिया जाता है उसको नौसेना पतन कहा जाता है। व्यापार से क्या अभिप्राय है? व्यापार कौन सी आर्थिक क्रिया है? व्यापार के 2 स्तरों को लिखिए। व्यापार से क्या अभिप्राय है? व्यापार का अभिप्राय है कि वस्तुओं का, सेवाओं का स्वेच्छा से आदान प्रदान। मेरी भी इच्छा है, आप सामने वाले खरीदने वाले की इच्छा है, तो दोनों के बीच में जो आदान प्रदान हुआ वो क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। और व्यापार के 2 स्तर है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा है राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या अभिप्राय है? यानी कि 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को, सीमाओं के पार होने वाले व्यापार को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 3 आधार लिखिए। अभी अपन ने पहले वाले पार्ट में जो क्वेश्चन किया था, ये 4-5 इसके आधार है, याद करना आप। फिर उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ लिखिए तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई राष्ट्र किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई व्यापार देश है किस प्रकार लाभ प्राप्त करता है, इसको आप याद करना। जल्दी जल्दी में, समय ज्यादा हो गया है। प्राचीन काल में व्यापार के विनिमय की व्यवस्था कौन सी थी? प्राचीन काल में व्यापार एवं विनिमय की व्यवस्था थी वस्तु विनिमय थी। और आज भी ऐसी व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है? जॉन बिल मेला में देखने को मिलती है। और जॉन बिल मेला कहाँ लगता है? गुवाहाटी के पास में, असम में गुवाहाटी के पास में। वर्तमान में भी ये व्यवस्था देखने को मिलती है वस्तु विनिमय प्राचीन काल की। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार लिखिए।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार हो सकता है, द्विपार्श्विक या फिर बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक के अंदर क्या होता है, दो देशों के मध्य। आप यहाँ ये मत लिख देना एक पार्श्विक है द्विपार्श्विक, ऐसे नहीं है। द्विपार्श्विक है बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक के अंदर क्या है, दो देशों के मध्य। बहुपार्श्विक के अंदर क्या है, बहुत सारे देशों के मध्य व्यापार को क्या बोलते हैं, बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। फिर रेशम मार्ग से क्या समझते हैं, प्राचीन समय का मार्ग है रेशम मार्ग, 10वीं में आपने खूब पढ़ा, इसके बारे में तो आप खुद से याद करो। फिर उसके बाद दास व्यापार, ये भी 10वीं में आपने खूब पढ़ा है। फिर उसके बाद में 10वां मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं, ये बता देता हूँ। मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं, ऐसे अर्थव्यवस्था। मुक्त व्यापार मतलब क्या है, सीमा शुल्क घटा दिया जाता है। किसी भी देश के मध्य आपस में सीमा शुल्क है, जो कर है, टैक्स है, वो घटा दिया जाता है। इस प्रकार के व्यापार को क्या बोलते हैं, मुक्त व्यापार बोलते हैं। इससे विकासशील देशों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विकासशील देशों के अंदर वस्तुएं हैं वो महंगे दामों में उपलब्ध होती है, और वहीं विकसित देशों से वस्तुएं सस्ते में आ जाती है, तो विकासशील देशों के ऊपर इसके ऊपर असर रहता है। फिर डंप करना किसे कहते हैं, डंप करना किसे कहते हैं, जैसे कोई एक वस्तु है जिसका एक देश के अंदर मतलब मूल्य है 10 रुपये है, और वही दूसरे देश के अंदर उसका मूल्य घटा करके किसके केवल और केवल किसी दूसरी कंपनी को मतलब गिराने के लिए उद्देश्य से जो व्यापार मूल्य है उसका कम कर दिया जाता है। जैसे मान लो 2 रुपये में चीज बेचनी शुरू कर दी, तो इस प्रकार के जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, डंप। जैसे एक ही वस्तु को दो अलग अलग देशों में अलग अलग कीमत पर बेचना, इस प्रकार की प्रथा को क्या बोलते हैं, व्यापार में डंप करना कहा जाता है। ये लागत कारणों से नहीं, अपितु अन्य कारण क्या है, किसी विकासशील देश की ऐसी कोई कंपनी है जिसको गिराना है, तो उस उद्देश्य से व्यापार में डंप कर दिया जाता है, जिसके कारण वो वस्तु है वो सस्ती मिलने के कारण लोग ज्यादा खरीदते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डंप करना कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है, ये लाइन याद रखना भाई, पिछले साल पूछी गई है। पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार, इस कथन की व्याख्या करनी है। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किसके माध्यम से होता है, समुद्री मार्ग के माध्यम होता है, इसलिए पतन है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन है, पैकेट पतन या फेरी पतन क्या है, इन पतनों के उदाहरण भी देने हैं। पैकेट पतन कौन से होते हैं, यानी कि मतलब छोटी दूरी के होते हैं, और दो जल संधियों के मध्य होने वाले जो मार्ग है उसको पैकेट पतन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इंग्लिश चैनल के आर पार जो इंग्लैंड का डोवर पतन है, फ्रांस का कैलाइस पतन है, ये इस प्रकार का उदाहरण है। फिर एंथ्रोपो पतन क्या है, ये पतन एक तरण के केंद्र रूप में काम आते हैं, यानी कि बहुत सारी वस्तुएं एक जगह ला करके एकत्रित की जाती है, जिसके उदाहरण है सिंगापुर है, कोपेनहेगन है, रोटरडम पतन है, ये इसके उदाहरण है। फिर विश्राम पतन क्या है, यानी कि मतलब लंबी दूरी के छत्र है उसको पार करने के लिए बीच में जो खाद्य सामग्री के लिए रुकते हैं या फिर तेल के लिए, ईंधन के लिए रुकते हैं, तो वो सारे पतन कौन से होते हैं, विश्राम पतन होते हैं। उसके उदाहरण है सिंगापुर है, अदन है, होनोलुलु पतन है, ये इसके उदाहरण है। तेल शोधन पतन कौन से हैं, टैकर पतन भी कहा जाता है, जिसमें इसके उदाहरण है मराकागु है, एस्कर है, त्रिपोली पतन है, ये इसके तेल पतन। नौसेना के लिए विकसित किए गए जो युद्धक सेवाएं देते हैं वो नौसेना पतन कहलाते हैं। भारत के किन्हीं 2 नौसेना पतनों के नाम लिखने, कोच्चि है, कारवाड़ है। ये विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना वर्ष है, मुख्यालय कहाँ है, सदस्य देश कितने हैं बताने। WTO की स्थापना कब हुई है, 1995 में हुई। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में स्थित है भाई। और सदस्य देशों की संख्या 2016 के अनुसार कितने हैं, 164 देश है। अब WTO का उद्देश्य क्या है, WTO का उद्देश्य है कि विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रों के बीच में मुक्त व्यापार एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है। विश्व व्यापार संगठन WTO के कार्य लिखने, तो ये क्या करता है, देशों के मध्य वैश्विक नियमों को नियमित करता है, सदस्य राष्ट्रों के बीच में व्यापार के जो विवाद है उसको निपटारा करता है, विश्व व्यापार तंत्र के नियमों को नियत करता है। ऋणात्मक भुगतान क्या कहलाता है, ऋणात्मक भुगतान संतुलन होना किसी देश के लिए हानिकारक क्यों है। पहले तो ये समझते हैं ऋणात्मक संतुलन होता क्या है। ऋणात्मक मतलब ये होता है कि किसी देश से आयात है बहुत अधिक किया जाता है जबकि निर्यात कम किया जाता है, तो ऐसे संतुलन को क्या कहते हैं, ऋणात्मक। आयात अधिक यानी कि खरीदते तो अधिक है लेकिन बेचते क्या है, कम, तो इस प्रकार के संतुलन को क्या कहते हैं, ऋणात्मक। और ये किसी देश के लिए हानिकारक इसलिए क्योंकि उस देश का धन है वो दूसरे देशों में चला जाता है। अपन कोई चीज खरीदते ही खरीदते जाते हैं, बेचते तो कुछ है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, हानिकारक होगा। इससे जो मुद्रा भंडार है ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा समय आएगा जिसमें उसके पास में पैसे खत्म हो जाएंगे तो खरीदेगा किससे, तो ये उसके लिए हानिकारक होता है। व्यापार संतुलन 2 प्रकार से होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक का अर्थ होता है मतलब ये मैं अभी लिख दिया। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, व्यापार संतुलन 2 प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक
जो प्रतिकूल होता है धनात्मक या अनुकूल। ऋणात्मक के अंदर तो चीजें खरीदी तो अधिक जाती है, बेची कम जाती है। धनात्मक के अंदर क्या हो जाए, बेची अधिक जाती है, खरीदी कम जाती है, धनात्मक हो गया व्यापार संतुलन। ये आप पढ़ लेना। सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का अर्थ है ऐसे वो देश जिसके साथ में बहुत अधिक व्यापार किया जाता है, वो कौन से कहलाते हैं, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र कहलाते हैं। अब जैसे पाकिस्तान के पास में भी पहले भारत के साथ में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा था, लेकिन अभी वो समाप्त कर दिया। 25वां क्वेश्चन है गेट क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये क्या था, अब इसी को नाम चेंज करके 1948 को में इसका जो स्थापना की गई थी, फिर इसी का नाम चेंज करके 1995 में इसको क्या बना दिया है, WTO के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता से क्या तात्पर्य है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर जनसंख्या कारकों का क्या महत्व है। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जनसंख्या है, उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है, इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना आप। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर परिवहन का क्या महत्व है, ये भी मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसमें समझाने लायक कोई बात है नहीं, इसका सीधा स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। क्या क्वेश्चन आया है, क्या हो गया भाई इसको। हाँ तो क्या क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संयोजन से क्या उद्देश्य है। व्यापार संयोजन से विभिन्न प्रकार के उत्पादों में आयात निर्यात में हुए परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त होता है। व्यापार संयोजन से क्या है, इससे व्यापार में महाद्वीपों और विभिन्न देशों की हिस्सेदारी में हुए परिवर्तन की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब व्यापार संयोजन है दो देशों के बीच में संबंधों से पता चलता है कि आयात निर्यात में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में महाद्वीपों में कौन सी चीज़ों में आयात ज़्यादा हो रही है, कौन से में कम हो रही है, किस हिस्से में ज़्यादा हिस्सेदारी है, इसकी जानकारी है व्यापार संयोजन से प्राप्त होती है। फिर पतनों को पृष्ठ प्रदेश से आप कैसे समझते हैं। पतन का पृष्ठ प्रदेश, जैसे मान लेते हैं ये क्षेत्र है कोलकाता है, इस कोलकाता के आसपास वाला क्षेत्र है जहाँ से माल है वो यहाँ ला करके एकत्रित किया जाता है, तो ये पतन का पृष्ठ प्रदेश यानी कि पीछे का प्रदेश जहाँ से वस्तुएं ला करके एकत्रित की जाती है, तो ये प्रदेश को क्या बोलते हैं, पृष्ठ प्रदेश। पृष्ठ प्रदेश की पतन का स्थल की और विस्तृत भाग है जहाँ आयात की जाने वाली वस्तुओं का वितरण एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है। फिर व्यापारिक समूहों के द्वारा राष्ट्रों से प्राप्त होने वाले लाभ को बताइए। व्यापारिक समूह के द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में बताना है। इससे व्यापारिक जो समूह है इससे भौगोलिक समीपता आती है, समरूपता आती है, पूरकता प्राप्त होती है इससे, और इसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच में व्यापार बढ़ाने और व्यापारिक प्रतिबंध हटाने के में मदद मिलती है। इसके सदस्य देशों में व्यापार शुल्क मुक्ति मिलती है तथा मुक्त व्यापार करने के प्रोत्साहन मिलता है। यदि कोई राष्ट्र है बहुत सारे समूह बना करके काम करेगा तो उसमें मुक्त व्यापार है उसको बढ़ावा मिलेगा। क्या है मुक्त व्यापार, इसके बारे में आपने पहले ही बता दिया। अभी अपन इस वीडियो के अंतिम में है, शायद 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं अपने। अच्छा पूरा हो गया, तो धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक पढ़ें और अपने नंबर है वो पूरे लाने की कोशिश करें। धन्यवाद।